नमस्ते बच्चों, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित आपकी कहानी दो बैलों की कथा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको लेखक का जीवन परिचय। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। तो इनके जन्म के विषय में कुछ थोड़ी सी लाइनें मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमई गाँव में हुआ था। बनारस जो कि यूपी में है बच्चों। उनका मूल नाम धनपत राय था, यानी कि उनका बचपन का नाम जो था वो धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उसमें इन्होंने भाग लिया और भाग लेने की वजह से इनको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। समर्पित का मतलब है बच्चों बहुत अच्छी तरह से उस काम को करने लगे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी कि 1880 में तो इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियाँ बच्चों, प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से है मानसरोवर। यह मानसरोवर कहानियों का एक संग्रह है बच्चों, जो कि 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं और ये सारे उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। यानी कि प्रेमचंद की पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? हंस, माधुरी और जागरण। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। यानी कि बच्चों जिस जैसे माहौल में वो रहे और जैसा उन्होंने देखा उसी को अपने रचनाओं में संकलित किया, यानी कि अपने किताबों में लिखा। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं में इन चीज़ों पर जोर दिया जो इसमें दी गई हैं, जैसे किसानों और मजदूरों की स्थिति, दलितों का शोषण और समाज में स्त्री की दुर्दशा। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी कि इनके साहित्य में मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो बच्चों, ये जो आपकी कहानी है दो बैलों की कथा, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। हितोपदेश बच्चों, पंचतंत्र और हितोपदेश दो एक संग्रह है, आपने पढ़े होंगे पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि हमें प्रेरणा देती हैं समाज में। तो बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इसमें पाठ का शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो बच्चों, इस पाठ में दो बैलों के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब जानते हो बच्चों? मूर्ख। यानी कि जो जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है गधे को। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी कि हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो हम उसकी किसकी संज्ञा देते हैं बच्चों? गधे की। बोलते हैं कि तू तो सचमुच में गधा है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन
उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। तो बच्चों लेखक कह रहा है कि क्या गधा सच में बेवकूफ़ है या फिर वो बहुत ज़्यादा सीधा है इसलिए उसको गधे की संज्ञा, बेवकूफ़ की संज्ञा दे दी गई है। निरापद सहिष्णुता का मतलब है बच्चों बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता, क्योंकि गधे के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है। तो पदवी का मतलब है उपाधि। तो इसमें बताया है कि उसके सीधेपन के कारण ही उसको बेवकूफ़ की संज्ञा दे दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय को तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। बच्चों जो गाय होती हैं तो वो सींग से मारती हैं, और अगर ब्याही हुई का मतलब है यहाँ पर जिसने अभी अभी बच्चा दिया हो, वह गाय तो अनायास ही यानी कि बिना किसी कारण के ही सिंहनी यानी शेर सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। बच्चों कुत्ता भी बहुत गरीब है, लेकिन उसको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। देखो बच्चों, कुलेल करना, कुलेल बोलते हैं जब गधा चिल्लाता है, आवाज़ निकालता है, उसको बोलते हैं कुलेल करना। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी कि जो गधा है वो कभी भी अपना कोई हाव भाव प्रकट नहीं करता है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। यानी उसके चेहरे पर हर समय एक उदासी सी छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी कि कैसा भी कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें सुख आए, दुख आए, हानि हो या उसे लाभ हो, यानी कोई उसे मारे पीटे, चाहे खाना दे ना दे, लेकिन वो हर समय एक जैसा ही दिखाई देता है। किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में सहनशीलता, क्रोध न करना, ऐसे जो गुण हैं, जैसे ऋषि मुनि बच्चे जो ऋषि मुनि होते हैं जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं है, ना तो उन पर सर्दी का, ना कोई गर्मी का, ना ही सुख का, ना ही दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार गधे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। और इन्हीं बातों के कारण आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफ़। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जिसके अंदर सद्गुण हो और उसका इतना अनादर किया जाए तो समझो इस संसार में सीधापन उपयुक्त नहीं है। यानी सीधे बनकर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद यह सभ्य कहलाने लगते। तो बच्चों इसमें उस समय की परिस्थिति का वर्णन किया है जिस समय क्या था, भारत के लोग बहुत ही दुर्दशा में थे, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति में थे, क्योंकि उस टाइम पर भारत के लोगों की अफ्रीका जो देश है उसमें बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी। अमेरिका में भारतीयों को घुसने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वे शराब नहीं पीते और पैसे थे उनको जोड़ जोड़ कर बुरे समय के लिए बचा कर रखते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते थे। और अगर उन्हें कोई बच्चों हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने राज्य क्यों किया? क्योंकि हमारे जो भारत के लोग थे बहुत ही सीधे साधे थे। वे अंग्रेज़ों की 4 बातें सुन लेते लेकिन उनका जवाब नहीं देते थे। तो यही उनकी वजह थी कि उनको कोई इज्जत अंग्रेज़ों द्वारा नहीं दी जाती थी और वे उनको गधे के समान समझते थे, यानी बेवकूफ़ समझते थे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी कि जापान जो देश है उसमें उसके जो लोग हैं उन्होंने विजय प्राप्त की हर चीज़ पर, क्योंकि बच्चों जो जापान देश है उसको
पूरब का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आज दुनिया का सबसे विकसित, बहुत ज़्यादा विकसित देश माना गया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, यानी कि गधे से थोड़ा कम, और वह है बैल। तो बच्चों इसमें पाठ में गधे का छोटा भाई बैल को बताया गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ बछिया का ताऊ बैल के लिए आया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल वो होता है बच्चों जो एक ही जगह अड़ जाए, हिले नहीं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी कि उसमें गधे के बराबर सहिष्णुता नहीं है। तो बच्चों कहानी यहाँ से शुरू होती है। झूरी काची के दो बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। तो बच्चों ये झूरी तो इंसान का नाम है, और काची उसका सरनेम यानी जाति है। तो उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे। बच्चों एक जो गाय बैलों की नस्ल होती है, तो एक नस्ल है पछाई। तो पछाई नस्ल के वो बैल थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस। देखने में भी सुंदर थे और काम में बहुत ही चौकस का मतलब है बहुत ही अच्छे। डील में ऊंचे, डील यानी शरीर बच्चों। डील का अर्थ होता है यहाँ पर, डील एक ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है शरीर में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का अर्थ मतलब इशारों में। मूक यानी बोलते नहीं थे, और इशारों में ही अपना विचार विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान, यानी विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसको वो ही जान सकते हैं कि वो एक दूसरे की बात कैसे समझते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी विग्रह यानी अलग होने, तो सींग मिला लेते, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, केवल आपस में प्यार जताने के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी कि बच्चों वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। वो सोचते थे कि मैं ज़्यादा काम कर लूँगा, लेकिन दूसरे को कम काम करना पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते। दोपहर तो आप सभी जानते हैं, संध्या बच्चों वो होता है जब रात होने से पहले दिन छिपने का समय। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो बच्चों नांद उसको बोलते हैं जिसमें गाय भैंसों को भूसा डालते हैं। गांव में बहुत सी जगह उनको बोलते हैं खुनेटा, तो उसको बोलते हैं नाद। यानी कि गाय बैलों के चरने का जो बर्तन होता है बड़ा सा, चाहे वो मिट्टी का बना हो चाहे सीमेंट का बना हो, उसको बोलते हैं नाद। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई बोलते हैं बच्चे दोनों जो बैल थे उनकी जो जोड़ी होती है उसको गोई बोलते हैं। दो बैलों की जोड़ी को गोई बोलते हैं। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी कि बच्चों बैलों ने सोचा कि हमें बेच दिया गया है, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा या अच्छा ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था झूरी के साले को। पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। तो बच्चों यहाँ पर पगैया एक शब्द आया है,
पगैया बच्चों उनको बोलते हैं जिससे बैलों की नाक में एक रस्सी रस्सी बंधी होती है नाक के द्वारा, तो उसे पकड़कर बैलों को जोता जाता है, उसे पगैया बोलते हैं। तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यानी कि बच्चों, लेखक कह रहा है कि अगर वो बोलते तो झूरी से इन सवालों को करते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो बच्चे यहाँ जालिम शब्द झूरी के साले के लिए आया है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह नहीं डाला। दिन भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। तो बच्चों, पशु पक्षियों को भी जब किसी के पास उनको रखा जाता है और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो उनका भी मन उन इंसानों से लग जाता है और फिर उनको बेच दिया जाता है तो उन्हें बुरा लगता है। वो चीज़ लेखक ने इस कथन के माध्यम से दर्शाई है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगड़े तुड़ा डाले। पगड़े मतलब उनके बांधने के खूंटा जिसको बोलते हैं, वो तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। पगड़े बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव जो उनके बांधने की रस्सी थी ना, वो लटक रही थी आधी आधी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह का मतलब है यहाँ बच्चों, वो झूरी को एक विद्रोह के भाव से देख रहे थे, लेकिन उन्हें स्नेह भी कर रहे थे कि ये हमारा मालिक है। झूरी बेले को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। तो बच्चों, जब उन्होंने गले से लगाया तो इस जो दृश्य था बहुत ही देखने योग्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर और कोई भूसी। अभिनंदन का मतलब होता है बच्चों स्वागत करना चाहिए, ये बच्चों ने सोचा। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक ने बच्चों उन बैलों के लिए बोला कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? तो बच्चे यहाँ पर झूरी की पत्नी बैलों को देखकर गुस्सा हुई और उसने वो शब्द बोले तो झूरी ने अपने बैलों पर यह इल्ज़ाम पसंद नहीं किया जो आरोप उसकी पत्नी ने लगाया, और उसका उत्तर देते उसने कहा कि उनको दाना पानी अच्छे से नहीं दिया होगा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री बोली, चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। चेतावनी, ताकीद का मतलब है चेतावनी दे दी गई। मजूर को एक
कड़ी चेतावनी दे दी गई कि बैलों को सूखा भूसा ही डाला जाए। बैलों ने नान में मुंह तो डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, मजूर ने कहा। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला। अब की उसने दोनों को गाड़ियों में जोता। तो बच्चों अब दोबारा से उसका साला आया और दोबारा से बैलों को ले चला, और अब की बार उसने उनको गाड़ियों में, जो बैलगाड़ी होती है ना, उसमें जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क के खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या का समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। तो बच्चों, झूरी जो था वो कभी भी बैलों को मारता नहीं था, और यहाँ पर उनको मारा गया और फिर सूखा भूसा डाला गया। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, यानी कि जो खाने का चारा था उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाम न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाम ना उठाया। तो बच्चों, जब हल में जोतने के लिए उनको ले गया है तो वहाँ पर उन्होंने पैर उठाया ही नहीं। उसने बहुत डंडों से मारा, लेकिन उन दोनों बैलों ने एक पैर नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। बच्चों, हल और रस्सी, हल होता है खेत जोतने के लिए, जुआ होता है बच्चों बैलों के कंधों पर रखने के लिए, और जोत जो उसमें लगाते हैं खेत में। तो सब टूट गए और बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। बच्चों, मूक भाषा में मतलब एक दूसरे की तरफ देखकर मूक भाषा में बात कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को समझ रहे हैं वे। और लेखक ने बताया कि वो ये बोल रहे हैं। तो लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर रह गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब बच्चों आपस में बोल रहे हैं कि यहाँ भी कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी।
तो बच्चे जब बैलों ने उसे मारने की बात कही तो एक बैल ने क्या कहा कि अगर हम उस मालिक को मार देंगे तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वह तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर हम सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों बैल आपस में बात कर रहे हैं और रस्सी को तोड़ने का उपाय बता रहे हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो बच्चों उस लड़की ने उन दोनों बैलों को बताया कि आज घर में सलाह चल रही है कि तुम दोनों की नाकों में नाथ डाल दी जाएंगी। उसने गराब खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो बच्चों उस लड़की ने भी वैसे ही चिल्ला दिया, खुद रस्सी खोलकर खुद ही चिल्लाई। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। बच्चों रास्ता भूल गए, जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। यहाँ पर बच्चों राह रास्ता का ही पर्यायवाची है। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उन्हें मार गिराना था। उन्हें मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह हमारा धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। बच्चों बैलों ने कहा कि वे तो अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चलने लगे, रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है, यानी कि आवाज़ सुनते खड़े हो के कि किसी के आने की आवाज़ तो नहीं आ रही। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली। डकार जानते हो बच्चों, जब पेट भर जाता है तो मुंह से गैस निकालते हैं, डकार। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलना जानते हो, जब जानवर एक दूसरे के सिर पेट में सिर देते हैं तो ठेलना बोलते हैं उसको। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उससे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, यानी मोती को ऐसा लगा कि अब झगड़ा होने वाला है तो वह एक तरफ हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा, यानी बच्चों वहाँ पर एक सांड आ गया। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, यानी कि सांड बहुत ज़्यादा बड़ा था, हाथी जैसा। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। यानी सांड को बहुत घमंड है अपने ऊपर, वह हमारी आरजू या विनती तो सुनेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ से भाग चलें। तो भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। तो बच्चों ये एक मुहावरा है, 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। तो उसने कहा कि तुम यहीं मरते रहो, मैं तो भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ और तुम पीछे से रगड़ो, यानी कि मैं आगे से मारता हूँ और तुम पीछे से मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। अगर वो मेरी तरफ आएगा तो तुम बगल से सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने
का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने उस पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वे अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, यानी कि तिरस्कार का मतलब है बच्चों विरोध किया, कि गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। तो बच्चों कांजी हौस जो होता है वहाँ पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, तो उसमें उनको भी बंद कर दिया गया। हमें दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, यानी कि उनके जीवन में पहली बार ऐसा दिन आया कि पूरे दिन भर उनको एक तिनका भी खाने को नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। इससे क्या तृप्ति होगी, यानी कि तृप्ति का मतलब है संतुष्टि बच्चों। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह यानी कि विरोध, ज्वाला यानी आग, दहक यानी जल, यानी कि विरोध की आग जल उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, यानी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बच्चों वो आपस में ही बात कर रहे हैं दोनों बैल। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कौंजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसे कई डंडे रसीद करना यानी मारना, और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी का मतलब है बच्चों विरोधी, सामने वाला। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे।
तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर अब पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो बच्चों, गधों की बात फिर से आ गई कि गधे बिल्कुल भी नहीं भागे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो बच्चों, आप यहाँ देखो, उनका आपस का जो प्रेम है वो दिखाया गया है। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मुझे तुम इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो हीरा ने क्या कहा बच्चों, देखो, हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, यानी सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। यानी बच्चों, दिखाया है कि जब वो जानवर वहां से भाग गए रात में, तो वहां पर एक तरफ से शोर शराबा मचने लगा। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब बच्चों, मोती को भी, हीरा को तो पहले ही बांध दिया था, अब मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। तृण का मतलब होता है बच्चों तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, उठा तक न जाता था। टटरियाँ निकल आई थी। टटरियाँ है बच्चों, जो शरीर पर मांस नहीं होता है तो जो कंकाल दिखाई देने लग जाता है ना, तो उसको यहाँ पर बैलों के जो कंकाल दिखने लगे थे शरीर में से, वो टटरियाँ थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। डुग्गी मतलब होता है बच्चों एक तरह का बाजा, ढोल जैसा। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? मृतक का मतलब है बच्चों मरे हुए के समान। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अंतर्ज्ञान यानी उनके मन के अंदर में जो ज्ञान है। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत का मतलब है बच्चों डरे हुए नेत्र, यानी डरी हुई आंखों से देखा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? वह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पांव तक उठा न पा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। यानी कि बच्चों, वो थोड़ा भी कम रफ्तार में चलते तो उनके ऊपर डंडे देता। राहों में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास हार में चरता नजर आया। बच्चों, हार है यहाँ पर मैदान, ऐसा मतलब जहाँ पर बहुत सारी हरी घास उगी हुई है, ऐसी जगह। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठता पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, यानी कि यह हमारा जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे।
प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, यानी हर पल उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी कि वो पुर का मतलब है बच्चों हल या कुएं से पानी निकालना, तो उसको चलाने के लिए वो उस कुएं पर आते थे और उसी वही वो कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। उन्मत्त यानी कि छूट कर दोनों भाग गए बच्चों। कुलेले को मतलब उछल कूद करते हुए घर की तरफ आ गए। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। थान का मतलब है बच्चों यहाँ पर जहाँ पर झूरी उन दोनों को बांधता था वहाँ पर। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? यानी अख्तियार का मतलब है बच्चों अधिकार। यह अख्तियार एक उर्दू शब्द है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इनका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो बच्चों, ये आपकी कहानी ख़त्म हो गई। और आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।